नालियाँ साफ करते हैं तो क्या समाज में हमारा कोई सम्मान नहीं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? माँ, पिताजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अब अकेले क्या करूँ? माँ उठो, पिताजी उठो ना। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में पति और पत्नी दोनों नालियों की सफाई का काम करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत करके जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उससे वे अपना जीवन यापन चलाते। सविता अपने घर में माता पिता के साथ। सविता देख, आज मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। थोड़ा चटनी के साथ खा ले। वाह माँ, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। माँ बेटी को प्यार से खाना खिलाती है। सारा परिवार खाना खाते और आराम करते हैं। अगली सुबह दोनों पति पत्नी काम पर निकलते हैं। तभी घर के पास से एक साधु निकलता है जो बहुत गुस्सैल और प्यासा रहता है। पानी पानी, कोई पानी पिला दो, कोई साधु की प्यास मिटा दो। प्रणाम साधु महाराज, आपको प्यास लगी है? आइए हमारे घर बैठिए, हम आपको पानी देते हैं। साधु महाराज मीरा की बात सुनकर उसके घर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी गांव की एक महिला पीछे से आवाज लगाती है। अरे अरे साधु महाराज जी कहाँ चले? आपको पता नहीं क्या कि ये लोग जगह जगह की नालियाँ साफ करते हैं? अरे इनके हाथ का पानी पीकर कहीं आप अपवित्र ना हो जाए। चलिए मैं आपको पानी देती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम नालियाँ साफ करते हैं तो क्या समाज में हमारा कोई सम्मान नहीं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? ये सारी बातें साधु खड़े होकर सुन रहे थे। तभी साधु बोलते हैं। शांत हो जाओ मीरा, तुम जल लाओ, मैं जल ग्रहण करूंगा। अरे साधु महाराज, आप अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे। ऐसे लोगों के हाथों से मैं मरती भी रहूं ना, तब भी पानी ना पीऊं। हाँ। अरे मूर्ख महिला, ये लोग तो महान हैं, जो तुम जैसे लोगों के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं। ये साफ सफाई का काम करते हैं ताकि तुम लोग चैन की सांस ले सको। मीरा, तुम लोग महान हो, जाओ मेरे लिए जल लाओ। महिला गुस्से में चली जाती। मीरा और उसका पति कैलाश साधु बाबा के साथ घर की तरफ जाते हैं। मीरा घर से पानी लाने जाती। कुछ देर बाद मीरा साधु बाबा को पानी लाकर देती और साधु बाबा पानी पीते। उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी। साधु बाबा थोड़ा रुकते और आशीर्वाद देकर चले जाते। देखी मीरा, साधु बाबा ने भी हमारे काम का सम्मान किया है। हाँ जी, चलिए अब हमें काम पर जाना चाहिए। हाँ मीरा, सही कहा, हमें चलना चाहिए। पति पत्नी काम पर निकलते हैं, लेकिन नालियों की सफाई का काम आसान नहीं था। गंदगी और कीटाणुओं के बीच काम करने की वजह से पति पत्नी को धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उन्हें इस बीमारी का पता नहीं था। जब तबीयत खराब होती, वे गांव के छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ले लेते और काम पर वापस लौट जाते। दोनों नालियां साफ कर रहे होते, तभी मीरा के मन में प्रश्न उठते और वह पति से पूछती। सुनिए जी, हम ये काम करते हैं, लोग हमें इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? क्या हम लोग कोई गलत काम करते हैं? नहीं भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अरे हम लोग तो गंदगी साफ करते हैं। हमारी वजह से ही समाज के लोग चैन से सांस ले रहे हैं। अगर हम ही ऐसे सोचे तो फिर सफाई कौन करेगा? हाँ, ये बात जरूर है कि हम बाहर की गंदगी को साफ कर लेते हैं, लेकिन मन का मैल साफ करना भूल जाते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमारी वजह से ही प्रकृति इतना सुंदर बनी है। लोग कब जागरूक होंगे पता नहीं। अगर लोग अपनी सफाई खुद करें तो शायद प्रकृति की सुंदरता ज्यादा निखर कर आती है। दोनों बातें करते करते सफाई कर। सुनिए जी, हमारी बेटी को हम इस काम में नहीं लगाएंगे। इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे।
हाँ मीरा, हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े, हम करेंगे, लेकिन अपनी बच्ची को इस काम में नहीं लाएंगे। चलो जल्दी काम खत्म करके चलते हैं, हमारी प्यारी बेटी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ जी, बस थोड़ा काम बचा है, फिर चलते हैं। कुछ समय बाद सूरज ढल जाता है। कैलाश और मीरा अपना काम खत्म कर घर को लौटते हैं। मीरा, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं, जब से काम से आया हूँ मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मैंने गांव के डॉक्टर के पास से दवाई दिलाई थी उसको खा लेंगे। माँ, क्या हुआ आप दोनों को? कुछ नहीं बेटा, बस थकान हो रही है। चलो आराम करती हूँ, और हाँ, आप भी सो जाइए। सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन दूसरी सुबह कुछ ऐसा होता कि सविता की दुनिया उजड़ जाती है। माँ, पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? उठिए ना, आप क्यों लेटे हैं? बेटा, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो चिंता मत कर, हम ठीक हो जाएंगे। मीरा ऐसा बोलती और आंखें बंद कर लेती। अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती। अब दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। बेटी अब अनाथ हो चुकी थी। वह माँ पिताजी के सामने बैठकर रोने लगी। माँ, पिताजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अब अकेले क्या करूँ? माँ उठो, पिताजी उठो ना। गांव वाले रोने की आवाज सुनकर कैलाश के घर आते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? देखिए ना काका, माँ पिताजी उठ नहीं रहे हैं। हे भगवान, क्या किया? इस बेटी को अनाथ कर दिया। बेटा, अपने आप को संभाल। गांव वालों ने दया दिखाते हुए सविता के माँ बाप का अंतिम संस्कार किया। सविता दिन रात रोती अपने माता पिता को याद करती। उसका छोटा सा दिल टूट चुका था। गांव वालों ने सविता के चाचा को बुलाया। रामलाल, इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, अब इसका और कोई सहारा नहीं है। ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा, बेचारी का और कोई है भी तो नहीं। रामलाल, सविता का चाचा, शराब का आदी था। उसे घर से कोई खास मतलब नहीं था। फिर भी सविता पर उसे दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले गया। लेकिन जब वह सविता को लेकर घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी कमला को गुस्सा आ गया। ये क्या रामलाल, इस लड़की को यहाँ क्यों लाए? हमारे पास अपने लिए ही खाना कम पड़ता है, अब इसे लाए हो? अरे भाग्यवान, चुप रह। मैंने तेरे लिए एक नौकरानी ला दी है, इससे काम करवाना और तुम महारानी की तरह आराम करना। फिर ठीक है, मैं किसी को भी फ्री का खाना नहीं दे सकती, समझे? और तेरा क्या नाम है बच्ची? चाची, मेरा नाम सविता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। घर में जितना काम पड़ा है उससे जल्दी से निपटाओ, तभी खाना मिलेगा, समझी तुम? जी चाची। अरे बेचारी तो चैन की सांस लेने दो, कल से काम करवा लेना। आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। कमला ने सविता को नौकरानी की तरह रखा। वह उससे दिन रात घर के सारे काम करवाती, झाड़ू लगवाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। सविता को खाने में पचा कुचा रूखा सूखा खाना मिलता। सविता, जिसे खाना खाना बहुत पसंद था, मन महसूस कर रह जाती। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी, यहाँ तो बस सूखी रोटी और प्याज मिलता है। समय बीतता गया। सविता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन रामलाल ने उसकी शादी की बात छेड़ी। कमला, अब सविता की उम्र हो गई है, इसका रिश्ता करना चाहिए। क्या ये नौकरानी मेरे घर की सेवा करने आई है? इसे ऐसे कैसे जाने दूं? अरे, एक तो हम गांव वालों की नजर में ऐसे ही गिरे हैं,
अगर उसकी शादी नहीं करवाई तो और तरह तरह की लोग बातें करेंगे। जो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है और जो तू पकवान खाती है वो भी नसीब नहीं होगा। हाँ जी, कह तो आप सही रहे हैं। ठीक है, करिए इस अनाथ की शादी। मैं भी देखूं कौन थामता है इसका हाथ। गांव वालों के डर से रामलाल ने कमला को मना लिया। एक अच्छे घर से सविता के लिए रिश्ता आया। लड़का, जिसका नाम विक्रम था, अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अकेले रहता था। सविता की शादी हो गई। आज इन्हें मैं अच्छी अच्छी पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अकेले रहते हैं, पता नहीं ठीक से खाते भी है कि नहीं। घर में सविता सोचते सोचते खाना बना रही होती है। तभी विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए आता है। वह सविता को खाना बनाते हुए देखता है। वाह धर्मपत्नी जी, क्या बन रहा है आज? लगता है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वैसे बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। आप चिंता मत कीजिए पतिदेव जी, अब तो रोज आपको अच्छे अच्छे पकवान ही मिलेंगे। तब सविता खाना बनाकर पति को खाना खिला देती और रसोई में जाकर प्लेट में सूखी रोटी और प्याज निकाल खाने को बैठती। तभी पति आवाज लगाते हुए आता। सविता, ओ सविता, मेरा रुमाल कहाँ है? अरे ये क्या, तुम सूखी रोटी क्यों खा रही हो? शायद तुम्हें पकवान अच्छे नहीं लगे। विक्रम, मैं बचपन से यही खाती आई हूँ। मेरे चाचा चाची मुझे बस यही देते थे। विक्रम को बहुत दुख हुआ। उसने सविता को अच्छा खाना दिया और कहा कि वह भी वही खाए जो सबके लिए बनाती है। पहली बार सविता ने स्वादिष्ट पकवान खाए। उसकी आत्मा तृप्त हो गई। वह खुशी से भर उठी। उसे अपनी माँ की याद आई जो उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी। विक्रम, ये खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। कितना स्वादिष्ट खाना है। ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बहुत देर हो गई है, बॉस मुझ पर गुस्सा करेंगे। हम शाम को मिलते हैं। ठीक है विक्रम, शाम को जल्दी आना। मैं तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाऊंगी, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। विक्रम चला जाता। इधर घर में सविता बैठी सोच रही होती। हे भगवान, मैं अपने आप को बहुत बदनसीब समझती थी, पर तूने मुझे ऐसा पति देकर मेरे भाग्य बदल दिए। तेरा धन्यवाद प्रभु। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन विक्रम की तबीयत अचानक खराब हो गई। सुबह सविता ने देखा कि वह बुखार से तप रहा है। सविता डर गई। उसे अपने माता पिता की याद आ गई जो अचानक बीमारी की वजह से मर गए थे। वह डॉक्टर को बुलाने निकली। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? सविता की आवाज सुनकर डॉक्टर की पत्नी बाहर आती है और सविता से बोलती। क्या हुआ बहन, तुम आवाज लगा रही थी? डॉक्टर साहब तो नहीं है, क्या काम था? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। उनका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। बहन, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, और डॉक्टर साहब को जरूरी काम था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? विक्रम को कुछ हो गया तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। सविता दुखी मन से घर लौटी। उसने पुराने नुस्खों का सहारा लिया और विक्रम की जी जान से सेवा की। कुछ दिन बाद विक्रम की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। वह घर का खर्चा नहीं चला पा रहा था। विक्रम बहुत दुखी हुआ। सविता, मैं अब बोझ बन गया हूँ। मेरा हाथ काम नहीं करता, मैं क्या करूँ? विक्रम, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बारिश का मौसम था। सविता ने अपने हाथों से पकौड़े बनाए और गांव में बेचने शुरू किए। 10 रुपए की प्लेट किस्मत से उसकी दुकान खूब चलने लगी। लोग उसके स्वादिष्ट पकौड़े के दीवाने हो गए।
सविता ने कमाए हुए पैसों से विक्रम का बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। धीरे धीरे विक्रम की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। विक्रम देखो, अब हमारी छोटी सी दुकान कितनी अच्छी चल रही है। सविता, ये सब तुम्हारी मेहनत और हिम्मत की वजह से हुआ। सविता और विक्रम ने मिलकर एक ठेला शुरू किया। बारिश के बाद भी उनकी दुकान खूब चली। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सविता को अब वही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता जो वह बचपन में अपनी माँ के हाथों खाया करती थी। उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे एक नया जीवन दिया। देखो सविता, सब सपने जैसा लग रहा है। कब दिन पलट गए पता ही नहीं चला। हाँ जी, आपने सही कहा। समय बीता और सविता व विक्रम की दुकान अब गांव में मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उनके पकौड़े और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन खाने आते। सविता ने अपने खाने में वही प्यार और स्वाद डाला जो उसकी माँ उसे सिखाया करती थी। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उन्होंने अपने ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदल लिया। विक्रम देखो, हमारी मेहनत से अब हमारी पूरी दुकान है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। सविता, तुमने मुझे हार नहीं मानने दी। तुम्हारी हिम्मत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दुकान की कमाई से सविता और विक्रम ने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया। गांव वाले उनकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। लेकिन सविता का दिल अभी भी अपने बचपन को याद करता था। वह सोचती, काश अगर मेरे माता पिता होते तो वे इस कामयाबी पर आज कितना गर्व करते। लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे सविता, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस माँ पिताजी की याद आ रही है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब से तुम मेरी जीवन में आई हो तब से तुमने मुझे माँ पिताजी का प्यार दिया। अब ज्यादा इमोशनल ना होइए, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे अब रोना क्यों? अब तो हमारे हंसने के दिन हैं। और अब बहुत हो गया रोना धोना। सुनो मेरी बात। सुना है गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। अच्छा, फिर तो आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ सविता, हाँ। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सविता और विक्रम ने अपने ठेले को मेले में लगाया। सविता ने तरह तरह के पकवान बनाए, पकौड़े, समोसे और अपनी माँ की सिखाई हुई खास दाल बाटी। मेले में उनकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि सारा सामान कुछ ही घंटों में बिक गया। सविता, तुम्हारे पकौड़े तो जादू जैसे हैं। ऐसा स्वाद तो शहरों में भी नहीं मिलता। धन्यवाद चाचा, ये स्वाद मेरी माँ का दिया हुआ है। मैंने उनसे ही सीखा है। मेले की सफलता के बाद सविता और विक्रम की ख्याति और बढ़ गई। गांव के कुछ लोग जो पहले सविता को हल्के में लेते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी जिसका नाम मोहन था, सविता की दुकान पर आया। उसे सविता के पकवानों का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने सविता से एक प्रस्ताव रखा। सविता, तुम्हारे खाने का स्वाद गजब का है। मैं शहर में एक बड़ा खाने का कारोबार चलाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करना चाहोगी? तुम्हारी रेसिपी और मेरी दुकान मिलकर कमाल कर सकते हैं। मोहन जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने कभी इतने बड़े स्तर पर काम नहीं किया। सविता, तुम में वो काबिलियत है। तुमने पहले भी मुश्किलों को पार किया है। ये मौका हमारे लिए नया रास्ता खोल सकता है। सविता ने मोहन के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने विक्रम के साथ मिलकर फैसला लिया कि वे इस मौके को आजमाएंगे। मोहन ने शहर में अपनी दुकान में सविता के व्यंजनों को शामिल किया। सविता ने अपनी माँ की रेसिपी को और बेहतर बनाया और जल्द ही शहर में उनकी दुकान की मांग बढ़ने लगी। सविता और विक्रम ने गांव से शहर तक का सफर तय किया, लेकिन वे अपने गांव को नहीं भूले। सविता, तुमने न सिर्फ हमारी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। विक्रम, ये सब मेरी माँ की सीख और तुम्हारे साथ की वजह से हुआ। मैं चाहती हूँ हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करे, जैसे मैंने किया।